Hello everyone, I am Nekha Sharma in front of you. Today we continue our topic microorganisms. Its and beneficial effects. माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए उपयोगी कैसे हैं और हार्मफुल कैसे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए उपयोगी कहाँ कहाँ हैं? फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, भोजन बनाने में, आजकल जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पेय पदार्थ आप पीते हो उस इंडस्ट्री में। दूसरा, मेकिंग मेडिसिन्स, दवाइयाँ बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल हमारे लिए। साथ में वैक्सीन्स, टीके बनाने के लिए। अगला जो पॉइंट है एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल है। लास्ट जो टॉपिक है इसका, इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट को साफ करने में भी हेल्प करते हैं। अब इनको हम वन बाय वन लेते हैं कि फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में हमें वो कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री कहाँ कहाँ होता है? मेकिंग कर्ड एंड चीज, दही और चीज दोनों को बनाने में किसका यूज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। दही बनाने का सिंपल तरीका आपने घर में देखा होगा। पहले दूध को बॉईल किया जाता है, फिर उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है और जब वो हल्का गर्म होता है तब उसमें थोड़ी सी अमाउंट कर्ड की या लस्सी की ऐड की जाती है, जो कि एक स्टार्टर का काम करता है। और 2 या 4 घंटे के बाद वो पूरा मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो प्रोसेस हो गया कर्ड मेकिंग का। ऐसे ही चीज बनाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ और फ्लेवर भी ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे तुमने केक वगैरह में जो देखा है, वो जो आइसक्रीम क्रीम जैसा मटेरियल होता है वो चीज होता है। अब बात आती है मेकिंग ब्रेड। ब्रेड कैसे बनाई जाती है? ब्रेड बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एक आधा कप गर्म पानी में 1 या 2 चम्मच चीनी की डाली जाती है और उसके बाद उसमें इनो पाउडर डाला जाता है, ताकि जो ईस्ट है वो शुगर को फूड के रूप में यूज कर सके। और वो उस पानी से फिर मैदे के आटे को गूंदा जाता है। गूंदने के बाद उसको कुछ टाइम गीले कपड़े से कवर करके रख दिया जाता है और देन उसको बेक करते हैं। तो इस प्रोसेस में एक तो अल्कोहल निकल जाता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल बेक करने से वाष्प के रूप में उड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको और ज्यादा सॉफ्ट बना देती है। इडली, डोसा और ढोकला, इनको बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। दाल के मिक्सर को कुछ टाइम के लिए फेंट के रख दिया जाता है, जिससे उसमें नेचुरल प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, जिससे खट्टा खट्टा हो जाता है और देन उसके बाद इडली और डोसा या ढोकला बनाया जाता है। लास्ट जो पॉइंट है फूड और बेवरेज इंडस्ट्री का, इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहल और जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, जैसे आजकल हम सैनिटाइजर का यूज करते हैं, उसमें अल्कोहल की अमाउंट अलग अलग होती है, किसी में 60%, किसी में 70%, तो वो बनाया जाता है। और साथ में अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे वाइन और बियर। अब वाइन और बियर दोनों अलग अलग मटेरियल से बनती हैं, लेकिन बनती किस प्रोसेस से है? फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनती है। वाइन बनाई जाती है जो फ्रूट्स के जूस होते हैं उनसे बनाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेप्स। बियर जो जर्मिनेटिंग बार्ले होते हैं, अंकुरित जो होते हैं, उनसे बनाई जाती है। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सेकंड जो पॉइंट है मेकिंग मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से दवाइयां भी बनाई जाती हैं और टीके भी। दवाइयों के लिए बैक्टीरिया और फंगी यूज किए जाते हैं, जिनको जो दवाइयां बनती है उनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। यानी कि बैक्टीरिया और फंगी को यूज करके जो दवाइयां बनाई जाती हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक बनाई
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी पेनिसिलिन, और वो बनाई किससे थी? पेनिसिलियम एक मोल्ड है, एक तरह की फंगी है, उससे बनाई थी। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के कुछ दूसरे जो एग्जांपल्स हैं, टेट्रासाइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, इस तरह की दवाइयां। वैक्सीन, टीका जिसको बोलते हैं, और वो पूरा प्रोसेस जिसमें दवाई बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है वो कहलाता है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। अब तुम देखो, छोटे जब बच्चे थे तो बहुत सारे टीके लगते हैं, जैसे टाइफाइड का, कोलेरा, टीबी, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, जैसे बीसीजी का टीका। इसके अलावा बीसीजी के अलावा डीपीटी का टीका, ये सब। असल में इसमें होता क्या है, वैक्सीन में या तो वीक या डेड माइक्रोब्स होते हैं जिनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, या तो किसी इंजेक्शन के थ्रू या फिर जैसे किसी ड्रॉप के थ्रू, लाइक पोलियो ड्रॉप। जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उस दवाई को तो बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो बॉडी में माइक्रोब्स को एंटर करने पे बॉडी उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, वो डिजीज से बचाते हैं हमारी बॉडी को, और वो फ्यूचर अटैक के लिए भी उसी तरह की बीमारी अगर फ्यूचर में हमारी बॉडी पे अटैक करती है तो वो फ्यूचर में भी फाइट करने के लिए बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया और यीस्ट है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट्स बनाने के लिए भी यूज की जाते हैं। इसके साथ ह्यूमन हार्मोन जो इंसुलिन है, जो शुगर पेशेंट को दिया जाता है, वो भी बैक्टीरिया की हेल्प से बनाया जाता है। आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस का, उसमें आता है एग्रीकल्चर, कृषि में भी इसका यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जैसे चने और मटर की जड़ों के अंदर एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम राइजोबियम है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद प्लांट्स उसको प्रोटीन्स बनाने में यूज करते हैं या अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। अगला जो पॉइंट आता है इसमें बात आती है क्लीनिंग द एनवायरमेंट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट को भी साफ करने में हेल्प करते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है। बैक्टीरिया और फंगी ये जो डेड बॉडी होती है एनिमल्स और प्लांट्स की, उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन पाइल्स, मनुष्य की जो लाशें होते हैं उनको भी कुछ टाइम बाद ये डिकम्पोज कर देते हैं। वेस्ट वाटर के अंदर और सीवेज के अंदर जो वेस्ट होता है उसको भी डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ और भी यूज हैं, जैसे एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है सनलाइट की प्रेजेंस में और वो ऑक्सीजन छोड़ती है। दूसरा, बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रास ईटर जो एनिमल्स होते हैं लाइक काउ, गोट, शिप, उनके अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि काउ, गोट, शिप अपने आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते ग्रास को, उसमें बैक्टीरिया हेल्प करता है, वो उनकी एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं टोबैको बनाने में, लेदर बनाने में और जूट इंडस्ट्री के अंदर भी यूजफुल है। जैसे लेदर कैसे बनाया जाएगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। जूट के जो बंडल्स होते हैं उनको पानी में भिगोने के बाद फाइबर को और स्टेम को अलग करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा बायोगैस प्लांट में जो गैस बनती है मीथेन, वो भी किसकी हेल्प से बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल भी होते हैं। सबसे पहला, इनके कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कोलेरा है, टीबी है, टाइफाइड है। तो जिन माइक्रोब्स की वजह से बीमारियां होती हैं उनको या तो जर्म्स कहते हैं या फिर पैथोजेंस कहते हैं। और ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में डिफरेंट वेज से एंटर करते हैं। माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं?
एयर के थ्रू। जैसे बीमार लोग जब खांसते और छींकते हैं तो उनके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो थूक के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में फैल जाते हैं, और जब एक हेल्दी पर्सन उसके अंदर सांस लेता है तो उसको बीमारी हो जाती है, लाइक फ्लू, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, या तो फूड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू। पोल्यूटेड फूड और पोल्यूटेड वाटर पीने से भी हमें बीमारियां हो जाती है, जैसे कोलेरा, हेजा जिसको कहते हो, और टाइफाइड। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी बीमारियां फैलती हैं, जैसे किसी को दाद हो रखा है, रिंगवर्म दाद को कहते हैं, या फिर कॉमन कोल्ड। इंसेक्ट्स के काटने से भी बीमारियां होती हैं, जैसे मच्छर के काटने से। फीमेल एडिस जो मॉस्किटो है वो तो डेंगू को फैलाने में हेल्प करता है, और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो मलेरिया को फैलाने में हेल्प करता है। जब एक बीमार आदमी से ये एक स्वस्थ आदमी को काटते हैं तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनके थ्रू बीमार आदमी से हेल्दी इंसान में चले जाते हैं। कट्स और बाउंड्स, चोट और घाव से भी बीमारियां फैलती हैं, लाइक फिटनेस। इसके अलावा एनिमल्स में भी कुछ बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जैसे एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो पशुओं में भी होती है, ह्यूमंस में बैक्टीरिया की वजह से। फुट और माउथ डिजीज जो होती है वो पशुओं में होती है, वो भी वायरस की वजह से होती है, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स में भी बीमारियां होती हैं, जैसे भिंडी के अंदर येलो वेन मोजिक, और दूसरा गेहूं के अंदर रस्ट ऑफ व्हीट। ये दोनों भी वायरल डिजीज हैं जो कि वायरस से फैलती हैं। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, यानी कि जो बीमार आदमी है उससे कांटेक्ट कम रखें, छींकते खांसते टाइम रुमाल का इस्तेमाल करें, उसके कपड़े हैं अलग से धोएं और उसके यूज के बर्तन अलग से साफ करें। इस तरह से हम कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो भोजन को भी खराब कर देते हैं, जैसे दूध को खट्टा करना, श्योरिंग ऑफ मिल्क, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। मीट जो खराब हो जाता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। वेजिटेबल्स जो होती हैं और फ्रूट्स वो भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। कभी कभी तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे भोजन क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है, जिसको फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। प्रिजर्वेशन यानी भोजन को खराब होने से कैसे बचाया जाए। दो तरीके हैं, या तो हम भोजन से बैक्टीरिया को खत्म कर दें, किल कर दें, या उनको बढ़ने से रोकें। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि लंबे समय तक फूड को यूजेबल फॉर्म में बिना खराब हुए रखना क्या कहलाता है, फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं, हीटिंग, पास्चराइजेशन, कूलिंग, यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, डिहाइड्रेशन एक्सेट्रा। हीटिंग में क्या किया जाता है, जैसे मिल्क है उसको 135 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और उसके बाद उसको ठंडा करके टेट्रा जो पैक्स होते हैं उनके अंदर पैक कर दिया जाता है। पास्चराइजेशन, लुइस पास्चर ने एक मेथड दिया था कि दूध को अगर 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं 1 मिनट के लिए और तुरंत उसको तेजी से ठंडा कर देते हैं। ठीक है, जैसे आजकल जो पॉली पैक आते हैं दूध के, ठीक है, वो किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं, पास्चराइजेशन की हेल्प से। ठंडा करने से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे फ्रीज का टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए तो वो चीज खराब होने से कुछ समय के लिए रुक जाती है। जैसे केले वगैरह रखे जाते हैं, फ्रूट्स डीप फ्रीजर्स में रखे जाते हैं, तो डीप फ्रीजर्स का जो टेम्परेचर होता है वो -18 डिग्री सेल्सियस होता है, जो काफी लंबे समय तक उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, इसके अंदर जैसे साल्ट है, शुगर है, ऑयल और विनेगर, ये भी फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं।
मार्केट वाले अचार के अंदर साल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है, जैसे स्वीट्स है, रसगुल्ला है, जामुन है, गुलाब जामुन है, उसके अंदर चीनी की अमाउंट ज्यादा होती है। अचार के अंदर तुमने देखा होगा हम ऑयल उसके ऊपर तक कर देते हैं, ठीक है, या फिर विनेगर, सिरका जिसको कहते हैं। ये सब केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो फूड को स्पॉइलेज होने से बचाते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिनको ड्राई करने से हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। लाइक जितने भी हमारे अनाज हैं, गेहूं, सरसों, उनको पहले हम क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और उसके बाद स्टोर कर लेते हैं। कैनिंग होता है, इसके अंदर एयर टाइट कंटेनर्स में फूड आइटम्स को स्टोर रखा जाता है जिससे उनको नमी नहीं मिलती और नमी नहीं मिलने की वजह से वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होते। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।